जय हिंद दोस्तों, आपकी अपनी इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम शुरू करेंगे व्यापारिक बैंकों के कार्य। तो बैंक कौन कौन से काम करती है उन सभी को आज हम डिटेल में समझेंगे। सभी के लिए मैंने इम्पोर्टेंट ये नोट्स तैयार कर लिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स स्वयं इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। बड़ी सरल भाषा में मैंने लिखा है और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगे, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यापारिक बैंकों के कार्य की यदि बात करें तो मैंने इन्हें 3 भागों में बांट दिया है। आप भी परीक्षा में इस प्रकार से लिख सकते हैं: प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और तृतीयक कार्य। तो पहले जो 2 कार्य हैं जिन्हें हम जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये बैंक के मुख्य कार्य होते हैं, तो इन्हें प्राथमिक कार्य में मैंने शामिल कर दिया है। तो प्राथमिक कार्य यदि पूछे जाते हैं तो आप जमा स्वीकार करना और ऋण देना, इन दोनों की व्याख्या अपने आंसर में कर सकते हैं। इसके बाद द्वितीयक कार्य में मैंने अभिकर्ता या फिर एजेंसी कार्यों को शामिल किया है। इसके बाद तृतीयक कार्य में विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, व्यापार प्रबंधन, शाख निर्माण और अन्य कार्य शामिल किए हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने बैंक के जितने भी काम हैं उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। अब एक एक करके पहले हम प्राथमिक कार्य पर चर्चा करेंगे। तो प्राथमिक कार्य में जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये 2 मुख्य कार्य हैं, इन्हीं को आज हम समझते हैं। तो जमा स्वीकार करना, अब बैंक अपने द्वारा लोगों का पैसा किस किस तरीके से स्वीकार करती है या कौन कौन से खातों में जमा करती है, उसी को हम कहते हैं जमा स्वीकार करना। तो लोग अपनी शक्ति और सुविधा के अनुसार विभिन्न खातों में जमा करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से एक लाइन लिख देंगे। उसके बाद हम जितने भी जमा खाते होते हैं जिनमें लोग पैसा जमा करते हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम सावधि जमा खाता, जिसे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एफडी कहते हैं। एफडी आप जानते होंगे, ये क्या होती है, निश्चित समय के लिए होती है। तो मैंने ये नोट्स इस प्रकार से बनाए हैं कि आपको आसानी से एक बार में समझ में आ जाए और आप इसी प्रकार से परीक्षा में लिख सकें। तो इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। जो लाइन है उन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है और जमाकर्ता को रसीद एफडी दे दी जाती है। इस पर बचत खाते से अधिक ब्याज प्राप्त होता है, लेकिन ब्याज दर निश्चित अवधि पर अलग अलग हो सकती है। निश्चित अवधि पर अलग अलग कैसे? जैसे 1 वर्ष के लिए है तो इस पर ब्याज दर अलग होगी, 5 वर्ष के लिए है तो इस पर ब्याज दर अलग होगी, 10 वर्ष के लिए है तो इस पर ब्याज दर अलग होगी। ये होता है एफडी अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे खाते को समझते हैं जिनके द्वारा बैंक क्या करती है, पैसा जमा करती है या जमा स्वीकार करती है। दूसरा खाता है बचत खाता या फिर सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट क्या होता है, ये आप और मैं हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम अधिकतर सेविंग अकाउंट का ही प्रयोग करता है। जो आम व्यक्ति होता है वो सेविंग अकाउंट का ही अधिक प्रयोग करता है। यह खाता लोगों की छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए होता है। मध्यम और गरीब वर्ग इस खाते का प्रयोग अधिक करते हैं। इस खाते पर सावधि जमा खाते से कम ब्याज जमाकर्ता को मिलता है। जो एफडी पर मिलता है ब्याज बैंक के द्वारा आपके पैसे पर, उससे कम पैसा किस पे मिलता है, सेविंग अकाउंट पर मिलता है। खाते में निश्चित सीमा मात्रा तक ही रुपए हम निकाल सकते हैं। इसमें एक सीमा निर्धारित होती है कि आप अपने जो सेविंग अकाउंट है उससे एक दिन में निश्चित मात्रा ही निकाल सकते हैं। जैसे ये बैंक के द्वारा होती है कि आपका खाता किस प्रकार से वर्क कर रहा है, उसकी कंटिन्यूटी पर। यदि आपके खाते में प्रॉपर मंथली बैलेंस रहता है, जैसे कि 10,000 रुपये है, ठीक है, इसके अलावा आपके खाते में अब ज़्यादा पैसा है तो आप एक दिन में 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। ये आपकी लिमिट रहती है। आप 10,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन में नहीं निकाल सकते। और यदि आपके पास ज़्यादा पैसा है, जैसे 5 लाख रुपए आपको एक साथ निकालना है और आपकी लिमिट है 10,000 रुपये की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक पैसा निकालने के लिए बैंक को पहले से सूचना देनी होगी। ये सेविंग अकाउंट है। इसके बाद चालू खाता, करेंट अकाउंट जिसे बोलते हैं। चालू खाता साधारणतः व्यापारियों के द्वारा खोले जाते हैं, व्यापारियों के द्वारा या दुकानदारों के द्वारा जिनके पास पैसा डेली ज़्यादा मात्रा में आता जाता रहता है। इस खाते में कितनी ही बार पैसा निकाला और जमा किया जा सकता है। इस खाते में आप एक दिन में कितनी भी बार पैसा निकालें और पैसा जमा कर सकते हैं। इस खाते में बैंक कोई ब्याज नहीं देता है। देखिए, सावधि जमा खाते में आपको ब्याज मिलता है,
बचत खाते में आपको ब्याज मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता है, बल्कि बैंक के द्वारा सेवा शुल्क आपसे लिया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा चालू खाता। अब इसके बाद एक खाता और देखेंगे हम, इसके अलावा भी कई सारे खाते हैं। हमारे आंसर के लिए 4 खाते मुख्य हैं जिनके द्वारा हम आंसर लिख सकते हैं। तो आवर्ती जमा खाता, जिसे हम रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं अंग्रेजी में, ये क्या होता है? इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता एक निश्चित समय, जैसे कि 1 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 5 वर्ष आदि के लिए प्रति माह एक निश्चित रकम जमा करते हैं। यह रकम साधारणतः निर्धारित समय से पहले नहीं निकाली जा सकती है। इस खाते में सावधि जमा खाते की तरह ही ब्याज की दर बचत खाते से अधिक होती है। सबसे कम ब्याज जो बैंक देती है वो बचत खाते पर देती है। उसके बाद एफडी पर भी अधिक ब्याज मिलता है, चालू खाते पर नहीं मिलता। आवर्ती जो जमा खाते होते हैं, जैसे कि आप 1 वर्ष के लिए मान लीजिए आपको बैंक में पैसे जमा करना है, आप एक निश्चित क्या करेंगे, एक अवधि चुन लेंगे, जैसे कि 2 वर्ष या 5 वर्ष। मान लीजिए 5 वर्ष के लिए आपको पैसे जमा करना है और आप हर महीने 1000 रुपये जमा करना चाहते हैं। हर महीने की एक किस्त बांध लेंगे कि 5 साल तक हमें 1000 रुपये हर महीने जमा करना है। तो 5 साल में जितना भी रुपये हो जाएगा वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और उस पर ब्याज भी आपको सावधि जमा खाते के लगभग बराबर या थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप 5 साल से पहले इसको नहीं निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो ये 4 खाते हमें याद रखना है, सावधि जमा खाता, बचत खाता, चालू खाता, आवर्ती जमा खाता। इनके द्वारा बैंक क्या करती है? जमाएं स्वीकार करती है। अब प्राथमिक कार्य की यदि हम बात करें तो दूसरा कार्य है ऋण देना। चलिए अब दूसरे कार्य को हम समझ लेते हैं, ऋण देना। तो बैंक का दूसरा मुख्य कार्य लोगों को रुपया उधार देना है। बैंकों के पास जो रुपया जमा होता है, बैंकों के पास कहाँ से रुपया जमा होता है? आप और हम लोग छोटी छोटी बचतें करके अपने खाते में क्या करते हैं? जमा करते हैं। इससे बैंक के पास कई सारा रुपये इकट्ठा हो जाता है। अब ये रुपए का बैंक क्या करती है? आप क्या सोचते हैं आपको ब्याज मिलता है? तो ऐसे ही नहीं मिल जाता। बैंक आपके पैसे को दूसरी जगह लगाती है। दूसरी जगह कैसे? उसमें से कुछ राशि नगद रूप में बैंक अपने पास रखते हैं तथा शेष राशि को ऋण के रूप में बांट देते हैं। दूसरे व्यापारियों को जिनको पैसे की आवश्यकता है उन्हें ऋण के रूप में दे दिया जाता है। व्यापारिक बैंक निम्न प्रकार से ऋण प्रदान करती हैं। अब देखिए, पहला ऋण है नगद साख या फिर कैश क्रेडिट। इसे अंग्रेजी में कैश क्रेडिट और हिंदी में नगद साख। तो इसके अंतर्गत ऋणी को एक निश्चित जमानत के आधार पर निश्चित राशि निकालने का अधिकार दे दिया जाता है। निश्चित राशि जैसे कि 1 लाख रुपए आपको चाहिए, कि आप 1 लाख रुपए का आपको लोन चाहिए। एक प्रकार से ये होता लोन ही है। तो आपको 1 लाख रुपए का लोन दे दिया जाएगा, आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और आपसे एक जमानत के रूप में एक जमानत भी ली जाएगी। इस सीमा के अंतर्गत ही ऋणी आवश्यकता अनुसार रुपया निकाल सकता है। अब 1 लाख रुपए आपके खाते में जमा हो गया, आपको जितने पैसे की आवश्यकता है आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 साल में आपने इसमें से 60,000 रुपये का प्रयोग कर लिया है। इस अवस्था में बैंक केवल वास्तव में निकाली गई राशि पर ही ब्याज लेता है, बाकी राशि पर ब्याज नहीं लेता है। ये क्या होता है? कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब कि जैसे आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, लेकिन उसमें से केवल 60,000 रुपये ही क्या किए? उपयोग किए। तो जो बैंक है वह 60,000 रुपये पर आपसे ब्याज लेगी, बाकी के रुपए पर ब्याज नहीं लेगी। ये होता है नकद साख या फिर कैश क्रेडिट। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा खाता है अधिविकर्ष या ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवर का मतलब अधिक, ड्राफ्ट का मतलब आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अधिविकर्ष मतलब कि अधिक पैसा, अपने अकाउंट में जो पैसा जमा है उससे अधिक आप निकाल सकते हैं। उस प्रकार की सुविधा को ओवरड्राफ्ट और हिंदी में अधिविकर्ष कहा जाता है। चलिए समझते हैं। बैंक में जमा रखने वाले ग्राहक बैंक से एक समझौते के अनुसार अपनी जमा से अधिक रकम निकालने की अनुमति ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके खाते में 10,000 रुपये जमा हैं और आप उस अकाउंट से 12,000 रुपये निकाल लेते हैं कुछ अल्पकाल के लिए, यानी कम समय के लिए। तो 2,000 रुपये जो है ये क्या होगी? ये अधिविकर्ष राशि होगी। अब निकाली गई राशि को अधिविकर्ष कहा जाता है। यह सुविधा अल्पकाल के लिए होती है, सिर्फ विश्वसनीय ग्राहकों को ही दी जाती है।
कौन से ग्राहकों को दी जाती है? विश्वसनीय, जो बैंक में लेन देन जिनका अधिक होता है, खाता अच्छे से चलता है, मेंटेनेंस चार्ज पे करते हैं, उनके लिए ये सुविधा दी जाती है। अब देखिए, यहाँ से समझ में नहीं आया तो हम एक उदाहरण भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है। किसी व्यक्ति के बैंक में 10,000 रुपये जमा है और बैंक उस व्यक्ति को 12,000 रुपये तक चेक काटने की अनुमति दे देता है, तो 2,000 रुपये क्या है? अधिविकर्ष है या ओवरड्राफ्ट है। इतना समझ में आ गया। अब एक तीसरा जो प्रकार है लोन का, वो और हम सब देख लें तो हमारे प्राथमिक कार्य पूरे हो जाएंगे। तीसरा ऋण या फिर लोन्स जिसे हम कह सकते हैं, इन्हें हम मांग लोन भी कहते हैं या फिर मांग ऋण भी कह सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये ऋण एक निश्चित राशि के रूप में ऋणी के बचत खाते में जमा किए जाते हैं। जो भी उसका अकाउंट होता है उसमें जमा कर दिए जाते हैं। इन ऋणों पर ऋण की स्वीकृति के तुरंत बाद ब्याज लगना आरंभ हो जाता है, चाहे ऋणी चेक द्वारा उस खाते में से कुल ऋण का कुछ भाग ही निकाले। ये ऋण वित्तीय परिसंपत्ति या व्यक्तिगत जमानत के आधार पर दिए जाते हैं। इसमें क्या होता है, बैंक जब आपको ऋण स्वीकृत करती है, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का ऋण लिया है, तो ये 1 लाख रुपए के ऋण के लिए आपको पहले बैंक में कुछ जमानत देनी होगी। जमानत के तौर पर जब आपके सेविंग अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद आप पैसे का प्रयोग करें या फिर ना करें, आपका जो पैसा है, आपका जो लोन अकाउंट है, उसमें जो ब्याज लगना क्या हो जाता है? आरंभ हो जाता है। तो इस प्रकार के जो ऋण होते हैं ये मांग ऋण होते हैं। इतना समझ में आ गया। ये जो नोट्स हैं मैंने इस प्रकार से तैयार किए हैं कि आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए और ज़्यादा परीक्षा में आपको ना लिखना पड़े। इन्हीं के द्वारा हमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, ये तो हमारे हो गए हैं प्राथमिक कार्य। तो आज के लिए हम यहीं पर एंड करते हैं, छोड़ते हैं। बाकी के जो 3 कार्य हैं, 2 कार्य अभी बचे हुए हैं, द्वितीयक कार्य और तृतीयक कार्य, इन्हें हम अगली क्लास में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।